अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम। ओके, हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की तरफ बढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम इंजन वगैरह का डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन वगैरह पे हम लोगों को बात करनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी। ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी का मतलब क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सारी एनर्जीज जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी, इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। ओके, तो किसी भी गैस के लिहाज से हम कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी तरह की हैं काइनेटिक एनर्जीज, वो सबका सम जो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। बट इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, आपको याद होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम लोग कहते थे कि पार्टिकल्स जो है वो गैस के पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो आपस में फोर्स सिर्फ और सिर्फ टकराते वक्त लगाते हैं। यानी हर पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं जब वो टकराया किसी से फोर्स लगाएगा, तो फोर्स जो लगती है सिर्फ और सिर्फ टकराते हुए लगती है। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी पार्टिकल के रोटेशन की बात नहीं करी हम लोगों ने, किसी पार्टिकल के वाइब्रेशन की हम लोगों ने बात नहीं की, सिर्फ पार्टिकल के स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो तीन तरह की होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। उसमें से सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल रह गई, ना रोटेशनल का जिक्र करा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर, ना वाइब्रेशन का डिस्कशन करा हम लोगों ने। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कौन सी रह गई? ट्रांसलेशनल। एक बात, मॉलिक्यूल्स आपस में सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगाते हैं टकराते हुए, चलते चलते अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते। यानी देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम। वहां अट्रैक्शन रिपल्जन का डिस्कशन हम लोगों ने नहीं करा। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ले देकर एक एनर्जी बचती है, जिसको हम लोग अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टडी करते हैं। और क्योंकि वो सिंपलेस्ट है, क्योंकि वो सिंपल स्ट्रक्चर है, और आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस बढ़ाए जाते हैं। आप ग्रेजुएशन के अंदर जाएंगे, आप फर्दर लेवल के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पर आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ऐड करना शुरू करेंगे। आप रोटेशन का इफेक्ट भी लेकर आएंगे, वाइब्रेशन का इफेक्ट भी लेकर आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट भी लेकर आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप में आएंगे। तो अभी सबसे सिंपल क्या है कि आप सिर्फ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रेट लाइन मोशन कंसिडर करें। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। नो रोटेशन, नो वाइब्रेशन, नो पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सही है भाई? और क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको याद होगा, इसका डायरेक्ट ताल्लुक था टेम्परेचर से। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी राइज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का भी डायरेक्ट ताल्लुक किससे बन गया? जी बिल्कुल, इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक बन गया टेम्परेचर से। तो अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, हम लोग कहेंगे कि उसकी इंटरनल एनर्जी राइज हो रही है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल तेज तेज मूव करना शुरू कर देंगे। अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, तो हम कहेंगे उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करना है कि सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम रख लेते हैं ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका नाम रख लेते हैं बी, और यहाँ पर लेट से इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। वी कैन क्लियरली सी कि ए का टेम्परेचर ए इज हॉटर देन बी है। मैं ये कह सकता हूँ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर और इंटरनल एनर्जी ऑफ बी इज लेस देन ए, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक किससे? टेम्परेचर से ताल्लुक है। अब ऑब्वियसली जब इन ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लाया जाएगा, तो यहाँ पर हीट फ्लो करेगी फ्रॉम ए टू बी। तो याद रहे स्टूडेंट, जो एनर्जी ए से निकलकर बी में ट्रैवल करके जा रही है, मेरे बात पे गौर करिएगा, जो एनर्जी ए से बी में ट्रैवल करके जा रही है, ट्रांजिट हो रही है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं हीट। तो इसमें क्या बात थी? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब तक ये एनर्जी, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ए के अंदर था,
दैट वाज इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी ए, लेकिन इसने मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स बी। अब क्योंकि ये मूव कर रहा है तो मूव करने वाली एनर्जी जो है वो क्या कहलाती है, हीट कहलाती है। याद रहे जब तक बॉडी के अंदर थी वो हीट नहीं थी। हम ये नहीं कह सकते ए की हीट ज़्यादा है बी की हीट कम है, नहीं भाई ऐसा नहीं कह सकते। हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, नॉट दैट रिजाइड इन हॉट और कोल्ड बॉडी। हीट एनर्जी वो एनर्जी नहीं है जो इनके अंदर रहती है, इनके अंदर रहने वाली कौन है, जी बिल्कुल इंटरनल एनर्जी है। हाँ, जब चलना शुरू करती है, ए से बी की तरफ जा रही है, तो हम कहेंगे हीट ट्रेवल कर रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। और जब इंटरनल एनर्जी का एक पर्टिकुलर अमाउंट ए से निकलकर इन द फॉर्म ऑफ हीट बी तक पहुंचेगा, बी में जाकर क्या होगा, बी में जाने के बाद वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ए की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बी की इंटरनल एनर्जी बढ़ती जा रही है। बीच में जो अमाउंट एनर्जी फ्लो कर रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग हीट कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहिएगा कभी भी कि बी की हीट ज़्यादा, ए की हीट कम हो रही है, बी की हीट ज़्यादा हो रही है, नहीं। ए की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, बी की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, और वो एनर्जी जो फ्लो करके जा रही है बीच में से, जो अमाउंट कम होता जा रहा है और जो अमाउंट बढ़ता जा रहा है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी क्या है, हीट है। सही है। तो ये लफ्ज़ों की हेर फेर बड़ा इंपॉर्टेंट, तो ख्याल रखिएगा। बाजार ऐसा लगता है बड़ी सिंपल सी बात है, भाई सही है क्या हुआ एक्सचेंज कर दिया, लेकिन नहीं एक्सचेंज कर सकते। हीट पे बड़े फड्डे रहे, कभी पढ़ेगा हिस्ट्री, बड़े मसले मसाइल हैं, बड़ी लड़ाइयाँ हुई है, जंगें हुई हैं, आपको नहीं पता। खैर छोड़े। हाँ, इसकी इंटर एनर्जी कम होती है तो इसकी इंटर एनर्जी बढ़ते हुए जब दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इनकी इंटर एनर्जी जो है वो सेम हो जाएगी। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें स्लो कन्फ्यूजन नहीं होगी। सही है। मेन चीज़ ये है कि इंटर एनर्जी सेम हो ना हो, मतलब असल चीज़ समझने की है कि इंटर एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक किससे, टेम्परेचर से ताल्लुक है। ओके, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी एक तरह से ए से एनर्जी निकल के बी तक जा रही है। हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है, लाजमी नहीं हीट ट्रांसफ़र होगा तो ही इंटर एनर्जी इंक्रीज़ होगी, हीट निकलेगी तो ही इंटर एनर्जी डिक्रीज़ होगी, नहीं, ऐसा लाजमी नहीं है। इंटरनल एनर्जी कभी कभी मैकेनिकल वर्क की वजह से भी इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, जब मैं अपने हाथों को रब कर रहा हूँ, अब मैंने तो सिस्टम में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं करी ना, तो फिर यहाँ का टेम्परेचर क्यों राइज़ कर रहा है, वी नो यहाँ का टेम्परेचर राइज़ करेगा। तो यहाँ का टेम्परेचर राइज़ कर रहा है क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ, और वो जो वर्क मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से दो काम हो रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, हाथ मूव करने के साथ साथ, यानी कि मेरे हाथों के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाथ मूव करने के साथ साथ कुछ अमाउंट इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। फिर से देखें, सपोज करें एक स्लाइड है यहाँ पर, मतलब एक सरफेस है, इस पे से एक ऑब्जेक्ट कैसे रखा और ये गिरते हुए नीचे आया और यहाँ पर आके रुक गया। यहाँ पर आके रुका क्यों होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इतनी ज़्यादा हो गई कि इसको रुकना पड़ा। अब जो इसके पास एनर्जी थी, ये सर्टेन हाइट पे था, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी। अब जब ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने का मतलब क्या है, ये वर्क कर रहा है, उस वर्क के साथ साथ वो रगड़ भी खा रहा है, नीचे से फ्रिक्शन भी हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप सिस्टम में हीट ट्रांसफर करें, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप वर्क की हेल्प से, मैकेनिकल वर्क की हेल्प से उसके अंदर इंटरनल एनर्जी पार्शियली ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पॉइंट में स्टिल कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देगा, मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। कहने का मतलब यह है कि सिस्टम जो है उसको लाजमी नहीं है बाहर से कोई हीट देनी पड़े, वो अपने वर्क के अंदर भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर सकता है ड्यू टू फ्रिक्शन वगैरह, जैसे उन्होंने देखा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस आर दोज क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ अपनी इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करती हैं, उनमें चेंज कैसे आया इस पर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली इन जनरल जब हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे होते किसी एक्सपेरिमेंट में, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। हमें इनिशियल टेम्परेचर पता होना चाहिए और फाइनल टेम्परेचर पता होना चाहिए, हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। हो सकता है ये इनिशियल है, ये फाइनल है, जब टेम्परेचर इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा था तो टेम्परेचर बढ़ा हो देन कम हुआ हो। लेकिन नॉर्मली हम लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, हमें क्या चाहिए, इनिशियल चाहिए, फाइनल चाहिए, हम क्या निकाल लेंगे, उसका चेंज निकाल लेंगे। तो इस केस में टेम्परेचर क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया।
इस तरह इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन होती है। सपोज करें एक सिस्टम है जिसमें मेरे पास इनिशियल प्रेशर पी ए है, इनिशियल वॉल्यूम वी ए है, थोड़ी देर बाद वॉल्यूम वी बी हो गया, प्रेशर पी बी हो गया। ऑब्वियसली प्रेशर में भी चेंज आया, वॉल्यूम में भी चेंज आया, सही है ना। अब हो सकता है कि बड़ा यूनिफॉर्म चेंज आया हो, जिस हिसाब से प्रेशर बढ़ रहा है उस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है, सही है। ऐसे हमने कंसिडर करें एग्जाम्पल। हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म चेंज आया, हो सकता है इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म चेंज आया। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए सिस्टम कैन टेक एनी पाथ, किसी भी तरह से वॉल्यूम, और देखो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ गया था, देन दोबारा कम होकर यहाँ पर आया। तो सिस्टम कैन टेक एनी पाथ। लेट्स से सिस्टम C1 पाथ से जा सकता है, C2 पाथ से जा सकता है, C3 से पाथ से जा सकता है। तो इंटरनल एनर्जी अगर यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, A से लेकर B तक की, तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल उनका डिफरेंस निकालेंगे, फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से माइनस कर देंगे। सिर्फ ये मैटर करता है कितना चेंज आया, इनिशियल और फाइनल कितना चेंज आया, ये मैटर नहीं करता किस तरह से चेंज आया, सही है। तो दीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। तो दोज क्वांटिटीज जिनके हमारे पास मेजरमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड नहीं करता कि उसमें चेंज किस तरह से आया, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पर और देता हूँ। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सही है ना, इस लेट से ए नाम है इस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, यानी इनिशियली यहाँ पर था और फाइनली जो है वो उसको यहाँ ला के रख दिया। अब देयर कुड बी डिफरेंट पास, डिफरेंट जो है वो तरीका से हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले यहाँ धक्का दे के यहाँ लेकर आया हूँ, देन यहाँ लेकर आया हूँ। हो सकता है मैं इसको पहले हेलीकॉप्टर से उठा के यहाँ तक ले गया हूँ, देन फिर यहाँ से लेकर। याद होगा आपको एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल की थी, वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग चेंज देख रहे थे, कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। हो सकता है उसको ऐसे लाया गया हो सकता है किसी और तरीके से लाया, हो सकता है पहले यहाँ ले गए हो देन घुमा के फिर यहाँ लेकर आया हूँ। तो कहने का मतलब है देयर कुड बी मल्टीपल पाथ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, आप बोलेंगे सर यहाँ पर कितनी एनर्जी है वो निकाल लें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो निकाल लें, दोनों को माइनस कर लें, आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। मैं आपसे पूछूं भाई ये रास्ता चूज करूं, ये रास्ता चूज करूं, ये रास्ता या इसको ऐसे रास्ते, आप कहेंगे सर कोई भी रास्ता रख लें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू डिपेंड करती है। अगर 10 जूल्स का डिफरेंस आया, यानी कि यहाँ से हाइट के लिहाज से 10 जूल्स का डिफरेंस आया, तो आप यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, इसका 10 जूल्स का ही डिफरेंस आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हमारे पास चेंज मैटर करता है, इस तरह इंटरनल एनर्जी के अंदर भी हमारे पास चेंज मैटर करता है, ना कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, असल चीज़ क्या है कितना चेंज आया, कितनी इंक्रीज करी है, कितनी डिक्रीज करी है, वो मैटर करती है। जिस तरह से यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज मैटर नहीं करती, इस तरह यहाँ भी एब्सोल्यूट वैल्यू मैटर नहीं करती। आई होप ये क्लियर होगा। इसमें स्टिल कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछे, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही हो। आप बोलें बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप मुझे बता देगा, डिसलाइक कर देगा, मुझे पता चल जाएगा समझ में नहीं आया, सही है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लाजमी इन्फॉर्म करें। और आगे बढ़ते हैं, वर्क को देखते हैं, वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, उसको आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ साइन कन्वेंशन भी देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।